तो हम लोग सिंधु सभ्यता की जो पढ़ाई थी उसको हम लोग कर रहे थे, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम लोग को पढ़ना है सिंधु सभ्यता की मौलिक विशेषताएं। तो ये क्या था कि यहाँ की जो सभ्यता थी वो कांस्य की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि तांबे के हथियार एवं अन्य वस्तुओं की बहुतायत थी। पत्थर के भी अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। बाद में बृहद पैमाने पर कांसे के औजार और अन्य वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। काशी की प्रधानता रहने के कारण इस सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता कहते हैं। नागरिक सभ्यता, यह सभ्यता नागरिक भी थी, क्योंकि विशाल नगर, सुव्यवस्थित राजमार्ग, पक्के भवन, सुव्यवस्थित नालियां, सड़क एवं सार्वजनिक स्नानघर का निर्माण था। सुदृढ़ शासन व्यवस्था ये प्रमाणित करते हैं कि साधारण नागरिकों की सुख सुविधा पर भी ध्यान दिया जाता था। संभवतः समयकालीन अन्य सभ्यताओं में नागरिकों की सुख सुविधा पर इतना अधिक ध्यान कहीं नहीं दिया गया था। जनतांत्रिक सभ्यता थी। उत्खनन से प्राप्त विशाल सभा भवन और स्नानघर सिंधुवासी को सामूहिक जीवन के प्रतीक है। सिंधु प्रदेश में राजा, राजप्रसाद और शाही खजाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। शासन के दो प्रधान केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उत्तरी भाग का शासन हड़प्पा और दक्षिणी भाग का शासन मोहनजोदड़ो से संचालित होता था। इस प्रकार के लोकतंत्र होते हुए भी शासन व्यवस्था नियंत्रित थी। केंद्रीय शासन का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था और केंद्रीय शासन के पदाधिकारी नगरों में स्थानीय अधिकारियों और नागरिक के सहयोग से शासन करते थे। स्वायत्त शासन की प्रथा क्या थी? प्रचलित थी। और औद्योगिक सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता के निवासियों के आर्थिक जीवन का आधार व्यापार और उद्योग धंधा था। उनका व्यापार दूर दूर देशों से होता था। अनेक प्रकार के उद्योग धंधे का भी विकास हुआ था। उनके उद्योग धंधे, वाणिज्य, व्यवसाय तथा विदेशी संपर्क उनकी उन्नत आर्थिक अवस्था को प्रमाणित करते हैं। आर्थिक जीवन औद्योगिक विशिष्टीकरण और स्थानीयकरण पर आधारित था। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता में श्रम विभाजन और संगठन की भी व्यवस्था थी। एक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करता था और एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग एक ही क्षेत्र में निवास करते थे। बड़े बड़े नगरों की स्थापना की गई थी और विदेशों से व्यापार संबंध स्थापित किया गया था। इन सब चीज़ों से हम लोग को ये जानकारी मिलती है कि उस टाइम की जो सभ्यता थी काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पे लोग जो थे वो व्यापार जो करते थे और लोग एक इलाके में रहते थे। जैसे कि एक तरह के व्यापार करने वाले लोग एक इलाके में रहते थे। इस तरीके से उन लोगों को कॉलोनाइज बिल्कुल व्यवस्था दिया गया था कि इस तरह के व्यापार करने वाले लोग इस तरीके से रहेंगे। और उस टाइम की जो सिटी की व्यवस्था थी वो भी बहुत ही ज़्यादा उन्नत और अच्छी मानी जाती है। माना जाता है कि आज तक कभी भी दिल्ली, मुंबई में ग्रिड सिस्टम उतने डेवलप नहीं हुए हैं। जब बारिश आती है तो सारी चीज़ें खराब हो जाती है, बट उस टाइम ऐसा नहीं होता था। उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा उन्नत तरीके की व्यवस्था वहाँ पर थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था थी शांतिमूलक सभ्यता थी, ठीक है। और वहाँ पे बड़े बड़े नगरों की स्थापना की गई थी और विदेशों से व्यापार का भी स्थापित करने का सबूत मिला है। शांतिमूलक सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता के निवासी जो थे वो शांति प्रिय थे, यानी वो लोग शांति से रहते थे। लड़ाई झगड़ा इत्यादि वो लोग नहीं करते थे। कवच, ढाल, शीर्षस्थान आदि युद्ध में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का अभाव था। उस सभ्यता में हम लोगों को जो भी कवच होता है, ढाल होता है, जो भी लड़ाई की युद्ध की सामग्रियाँ होती है वो हम लोगों को नहीं मिली है। उत्खनन से प्राप्त भाला, कुल्हाड़ी, धनुष बाण उनकी सामरिक प्रवृत्ति के द्योतक नहीं है। जो मतलब उत्खनन से जो प्राप्त होता है ना, भाला, कुल्हाड़ी, धनुष बाण, उनकी जो सामरिक प्रवृत्ति के द्योतक नहीं है। इन उपकरणों का प्रयोग आखेट तथा आत्मरक्षा के लिए किया जाता था। जो इनका उपयोग था आखेट तथा आत्मरक्षा के लिए किया जाता था। तलवारें भी मिली है, लेकिन उनकी बनावट ऐसी होती है कि उनका उपयोग युद्ध के लिए नहीं हो सकता था। मतलब वो तलवारें मिली है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसका युद्ध के लिए, शायद बच्चे खेलने के लिए क्या करते होंगे या फिर कोई नाटक, ऐसी वो लोग रखे। तलवारें की धार भोतरी थी। इस प्रकार इस सभ्यता का शांतिमूलक सभ्यता थी। वहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा का जो भी चीज़ें होती है तत्व नहीं मिली है। और तलवारें जो थी शायद खेलने के लिए इस्तेमाल की, तो वो भोतरी थी, उनका ऐसा इस्तेमाल नहीं कि युद्ध में किया जाता होगा। तो इस तरीके से पता चलता है कि वो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी बहुत ही शांतिमूलक सभ्यता थी। सुव्यवस्थित धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी के निवासियों का धार्मिक जीवन जो था बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके का था। उनका धर्म मूलतः द्विवेदक मूलक था। वे प्रमुख रूप से दो देवताओं की उपासना करते थे, एक पुरुष के रूप में और दूसरी नारी के रूप में। वो लोग दो देवता को मानते थे, तो एक तो उनको पुरुष के रूप में और एक दूसरी नारी के रूप में। वे पुरुष और नारी को ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक मानते थे कि ईश्वर ने ही तो पुरुष और नारी को बनाया है, तो वही उनके जो उन्होंने सृजन किया है ईश्वर ने, उनका शक्ति का प्रतीक मानते थे। उनके धार्मिक विश्वास, धारणाएं और विधियाँ निश्चित तथा सुसंगठित थी। वो लोग निश्चित, उनके कुछ नियम थे और सुसंगठित। ऐसा माना जाता है उस टाइम जैसे प्रकृति की पूजा ज़्यादा होती थी। उनका मानना था कि जो पुरुष है और स्त्री है उसको भगवान ने ही बनाया, भगवान की कृति है, तो उन्हीं की वो पूजा करते थे, पुरुष और स्त्री की। अब क्या है, लेखन कला
गणना तथा माप तौल का ज्ञान। सिंधु घाटी के निवासी लेखन कला, अंकों की गणना एवं माप तौल के साधनों से परिचित थे। ठीक है, माना जाता है कि वो लोग जानते थे कि कैसे लेखन कला करना है, अंकों की गणना करना है। सिंधु लिपि चित्रलिपि थी और दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ये सिंधु लिपि कौन सी लिपि थी? तो चित्रलिपि थी और इसको दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। समदिष्टवादिनी सभ्यता। सिंधु सभ्यता समिष्टवादिनी थी। इसमें राजभवनों, राज अधिकारियों और राज्य सामग्रियों का बाहुल्य नहीं था। यहाँ पे मतलब लोग नॉर्मल तरीके से रहते थे। यहाँ पे कोई राजभवन नहीं था, राज अधिकारी नहीं थे, राज सामग्री ये सब कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसमें विशाल सभा भवन, विशाल तरीके के सभा भवन होते थे जिसमें सारे सभा के गांव के लोग आकर, विशाल भोजनालय, विस्तृत स्नान घरों जैसी जानकारी संबंधित सामग्री थी। ये सर्वश्रेष्ठ सामूहिक जीवन के घोतक हैं। ये सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो ये सब सामूहिक जीवन के घोतक है। लिपि क्या मिलती है कि हम लोगों को प्राचीन मेसोपोटामियों की तरह सिंधु घाटी के निवासियों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। प्राचीन मेसोपोटामियों की तरह सिंधु घाटी के निवासियों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। उत्खनन से जो लिपिबद्ध मुहरे और ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, अभी तक लगभग 2000 मुहरे प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है ना, उत्खनन के द्वारा लिपिबद्ध मुहरे और ताम्रपत्र अभी तक 2000 मुहरे प्राप्त हो चुकी हैं। अधिकांश मुहरों पर लघु लेख उत्कीर्ण है। दुर्भाग्य है कि अभी तक सिंधु लिपि को संतोषजनक ढंग से पढ़ा नहीं जा सका। कोई उसको पढ़ नहीं पाएगा, उसमें लिखा क्या है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया है। इस काम में लगे कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु लिपि में प्रयाग द्रविड़ भाषा छिपी हुई है, कुछ की प्राकृतिक द्रविड़ भाषा छिपी हुई। कुछ का मत है कि इसकी भाषा संस्कृत है तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि इन लेखों की भाषा सुमेरी है। लिपि को पढ़ने का प्रयास अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक लिपि को पढ़ने में पूरी सफलता नहीं मिली है। इसलिए हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के साहित्य और उनके विचारों तथा विश्वास के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पे जो लेख मिले, क्योंकि उनका लिखा हुआ कोई हिस्ट्री का सबूत तो हम लोग को मिलता नहीं है। जो आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज के द्वारा मिलता है तो उन्हीं के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ भाई क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें फंक्शन हुआ है, सब कुछ हुआ है। बट वो जो आर्कियोलॉजिस्ट सोर्स में हम लोग को बहुत सारी 2000 से ज़्यादा सिक्के मिले, बट उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया है, कुछ उसको डिकोड ही नहीं कर पाया। तो हम लोग कैसे जान सकते हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में, ज़्यादातर लोगों के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में नहीं जान पाया। लेकिन जो सभ्यता मिली है, जैसे मोहनजोदाड़ो में, लोथल में, गुजरात के डोक्यार्ड में, पाकिस्तान के मोहनजोदाड़ो में, तो वो उन सब से थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने जानकारी निकाली और जो चीज़ें हैं उन्हीं से पता किया है। ठीक है, तो हम विश्वासों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना मान लिया गया है कि यह लिपि दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती थी और मिस्र तथा मेसोपोटामिया की भांति सिंधु प्रदेश के लंबे लेख नहीं मिले हैं। ठीक है ना, जैसे मेसोपोटामिया में लंबे लंबे लेख मिलते थे, सिंधु प्रदेश में उतने लंबे लंबे लेख नहीं मिले हैं। अधिकांश अभिलेख मुहरों पर उत्कीर्ण थे। अधिकांश जो अभिलेख थे उनको मुहरों पर उत्कीर्ण किया गया है और प्रत्येक लेख में चंद लिपि संकेत है। ठीक है, अभी तक लगभग 250 से 400 लिपि संकेत पहचाने गए हैं। प्रत्येक चित्र संकेत में किसी ध्वनि, वस्तु या विचार का घोतक है। सिंधु लिपि वर्णमालात्मक नहीं थी, लेकिन भाव चित्रात्मक थी। वहाँ पे भाव के द्वारा वहाँ पे वर्णमाला जाता था, भाव चित्रात्मक था। ठीक है, मेसोपोटामिया और मिस्र की समयकालीन लिपियों के साथ भी इस लिपि का मेल बिठाने का प्रयास किए गए हैं, लेकिन यह सिंधु प्रदेश अपनी लिपि है। उनको जो मिस्र की सभ्यता उनको तो, लेकिन इसकी अपनी अलग लिपि है, उनके साथ ये बैठ नहीं पाया है। पश्चिमी एशिया के लिपियों से इसका किसी भी प्रकार का संबंध स्पष्ट नहीं होता है। यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि सिंधु प्रदेश के निवासी भोजपत्रों पर लिखते थे और इस संभावना की पुष्टि खुदाई से प्राप्त पक्की मिट्टी की दवात, लेखन पट्टिकाओं और मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों पर स्याही के लिखने से प्रमाण। वहाँ पे खुदाई के द्वारा लिखे के सामान और सारी चीज़ें प्रस्तुत होती है, तो पता चलता है कि वो लोग लिखते थे। वो लोग कोई जानकारी नहीं पाया, मतलब भोजपत्र इत्यादि पे लिखते हैं, क्योंकि खुदाई में सारी दिखने वाली जो सामग्रियाँ होती है वो सारी चीज़ें हम लोगों को मिली है। तो आखिर वो लोग लिखते थे तभी तो ये सारी सामग्री प्राप्त हुई, कोई खोद के तो डाल नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से नगर निर्माण योजना उनकी थी, बहुत ही बेस्ट नगर निर्माण माना जाता है। टाउन प्लानिंग अभी तक आपको दिल्ली, मुंबई इसमें आप देखोगे सारी जगह पे बारिश हो जाती है तो कितना इंडिया का जो पानी भर जाता है, कितनी खराब व्यवस्था हो जाती है। एक बार रवीना टंडन ने इंटरव्यू भी दिया था कि सारे पैसे जाते का है, हम लोगों के टैक्स कितने देते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर मुंबई में है, बट यहाँ के रोडे बहुत ही ज़्यादा खराब है, सारी चीज़ें खराब है। बट उस टाइम पे टाउन प्लानिंग यहाँ पे हड़प्पा की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वहाँ पे अच्छे तरीके से रूम बनाए हुए थे, अच्छे तरीके से टाइल्स वाले बाथरूम्स थे और इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि अभी सारे लोग उस तरीके से नहीं रहते हैं। टाइल्स वाले बाथरूम्स में अभी कहाँ, सब पूरे इंडिया में ऑल लेवल में सबके घर टाइल्स वाले बाथरूम नहीं है, तो उस तरीके की व्यवस्था थी और बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था थी। ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नगर निर्माण योजना के बारे में। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तथा दूसरे स्थल में जिस तरह का नगर विन्यास मिला है उससे स्पष्ट होता है कि विधिवत नक्शा बनाकर भवन का निर्माण किया जाता था। खुदाई में भव्य भवनों के अवशेष मिले हैं। प्रशस्त राजपथ, चौड़ी गलियां, सफाई का उत्तम प्रबंध, गंदे पानी बाहर निकालने के लिए लंबी चौड़ी नालियों की व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानघर, कुआं, मकानों में हवादार खिड़कियों का प्रबंध आदि इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि नगरों का निर्माण और विस्तार वास्तु विशारद की निश्चित योजना और श्रेष्ठ व्यवस्था के आधार पर होता था। समझ में आ रहा है चीज़ें कि किस तरीके के वहाँ पे अच्छे से खिड़की वाली व्यवस्था थी, नगर की साफ सुथरी योजना थी, उत्तम प्रबंध किए गए थे, पानी निकलने के लिए हवादार खिड़कियाँ, मकान, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे मौजूद था। सिंधु सभ्यता के संबंधित स्थलों के उत्खनन में 2 स्तरीय नगरियों के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग में शासक का निवास स्थान था, निचले शहर में आवासीय भवन थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल, सुतकोटदा आदि जगहों में गढ़ी तथा निचले शहरों के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। दोनों नगरों के बीच आवागमन नियंत्रित रहता था। कालीबंगा में 2 नगरों के बीच आवागमन के लिए 2 मार्ग मिले हैं। इसी प्रकार मोहनजोदाड़ो में 2 नगरों के बीच एक नहर थी जिसे पार कर दुर्ग में प्रवेश किया जा सकता था। गढ़ियाँ ऊंचे चबूतरों पर बनाई जाती थी और गढ़ियों की सुरक्षा का भी प्रबंध रहता था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में गढ़ी की दीवारों पर बुर्ज बने मिले हैं जिनमें दुर्ग के रक्षक रहते थे। गढ़ी के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई जाती थी। मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन के निचले शहर की घेराबंदी की गई थी। निचले और ऊपरी शहर का घेराबंदी किया गया था कि बाहर से कोई जो इन्वेडर हमला नहीं कर सकते। और जो रूलर्स रहते थे जैसे कि बड़े राजा की तरह नहीं, जैसे नॉर्मली सभापति, तो उनको थोड़ा सा वो अपर साइड पे रहते थे। और कहीं कहीं पे नदियाँ भी मिली हैं जिसपे कि लोग पार करके या इस साइड्स करके वो जा करके एक दूसरे से साइड्स रह सकते थे। अभी आप देखोगे जो हम लोग के शहर में जो ईस्ट का साइड है वहाँ पे उनके घर के बाहर में एक ऐसा छोटा सा माउंटेन्स की तरह से बना हुआ, उस पर पुलिस रहती है, वो बैठ करके बाहर ऐसे बंदूक लेकर के खड़े रहते हैं। तो उस टाइप का दुर्ग बना हुआ है। तो वहाँ पे भी उस टाइम में बहुत सारा वैसा दुर्ग बना हुआ था और लोग वहाँ पे रक्षा करने के लिए खड़े रहते थे कि बाहर से कोई हमला ना कर दे और वो सारी चीज़ें ना हो जाए। तो दुर्ग बना रहता था और दुर्ग पर वहाँ पे रक्षा करने वाले लोग रहते थे उस पर। ठीक है। मकान। खुदाई में छोटे छोटे मकान मिले हैं। मकानों के निर्माण में सादगी और उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया गया था। ज़्यादा हाई फाई नहीं था, मतलब सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी टाइप का था, उपयोगिता था। सिंधु घाटी के नागरिक भवनों के निर्माण में साजा और बाह्य आडंबर से विशेष प्रेमी नहीं था। वो लोग मतलब आडंबर सजावट ज़्यादा नहीं था, उपयोगी था, टेक्निकल यूज उसका ज़्यादा था, बेनिफिशियल ज़्यादा था, ज़्यादा डेकोरेटिव्स नहीं था। ठीक है ना। उनके भवनों में ना अलंकरण दिखाई देता है और न ही विविधता। मकानों के अवशेष से स्पष्ट होता है कि भवन निर्माण योजनाबद्ध तरीके से होता था, बिल्कुल इस अच्छे तरीके से, बिल्कुल प्लान्ड करके। सड़क के दोनों ओर कतारों में भव्य भवनें थे। सड़क के दोनों ओर कतारों में भव्य भवनें थे। जिस समय मिस्र के निवासी पक्के ईंटों से अनभिज्ञ थे, मिस्र के जो निवासी थे वो पक्की ईंटों को जानते भी नहीं थे और मेसोपोटामिया में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग कम होता था। उस समय सिंधु घाटी पक्की ईंटों का प्रयोग बड़े पैमाने पर करते थे। ईंटें छोटी बड़ी दोनों होती थी। नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर प्राचीर खड़ा किया गया था ताकि कोई हमला ना कर सके। मकान कई मंजिलों के होते थे जिनमें ऊपर जाने की सीढ़ियां होती थी। प्रत्येक घर में आंगन, पाकशाला, स्नान गृह, शौचालय गृह, नालियां तथा कुएं रहते हैं। मकान में हवा और रोशनी के लिए झरोखे बनाए जाते थे। दरवाजे लकड़ी के बनाए जाते थे और मकान में लकड़ियों के खंभे का व्यवहार होता था। लकड़ियों, ठीक है। और खिड़कियां घर की आंगन की ओर खुलती थी। हड़प्पा सभ्यता में टोडा मेहराब का प्रयोग मिलता है। टोडा मेहराब, ठीक है। मोहनजोदाड़ो के निचली नगर के कुछ मकानों में संडास बनाए गए थे। ठीक है, संडास, आई विल अंडरस्टैंड। इनकी तुलना पश्चिमी जगत के शौचालयों से भी की जा सकती है। इन्हें कुछ ढलान बनाया गया था जहां इनमें कभी कभी सीढ़ीदार नाली की व्यवस्था की गई थी जो दीवार से होकर सड़क की जो नाली थी उसमें मिलती थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में 2 प्रकार के मकान मिले हैं। उससे अनुमान लगाया जाता है कि बड़े मकान में अमीर रहते थे और छोटे मकान समाज के गरीबों के थे। कच्ची ईंटों के छोटे छोटे घर बनते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन और 2 कमरे होते थे। ऐसे मकान 56 फीट, 30 फीट। अभिजात वर्ग के मकान 2 मंजिले होते थे। ऐसे मकानों की नींव अधिक गहरी और दीवार अधिक चौड़ी होती थी। उनकी छतें लकड़ी तथा मिट्टी से पाटी जाती थी। दीवारों पर चूने और मिट्टी के प्लास्टर किए जाते थे। मकान के निचले भाग में दरबारों और नौकरों के लिए अलग कमरे
कमरे होते थे। मकान के ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। मजदूरों के मोहल्ले, कुछ ऐसे मकान भी मिले हैं जो संभवतः मजदूर के मोहल्ले थे। मोहनजोदाड़ो में ऐसे 16 मकान मिले हैं, इसमें से प्रत्येक 20 फीट इंटू 12 फीट है। ठीक है। हड़प्पा में इस तरह के 2 कमरे वाले 14 मकान मिले हैं। इन इलाकों से ऐसे मजदूर रहते थे जो संभवतः गुलामी का काम करते थे। चन्हुदोड़ो में भी मजदूरों की बस्ती या कारखाने का प्रमाण मिला है। ठीक है। सड़क का निर्माण भी एक निश्चित योजना अनुसार होता था। सड़क उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जाती थी। सड़क क्या थी कि एक निश्चित योजना अनुसार इनका निर्माण होता था। सड़क जो थी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जाती थी। सबसे बड़ी सड़क की चौड़ाई 30 फीट थी। सड़कें एक दूसरे की समकोण पर काटती थी और नगर को आयताकार खंडों में विभाजित करती थी। लोथल, कालीबंगा आदि नगरों में यह बात दिखाई पड़ती है कि सड़कों का संबंध गलियों से था। गलियों में भी 3 से 7 फीट तक चौड़ी होती थी। नालियों की सफाई व्यवस्था थी। नालियों की व्यवस्था थी। घर और नगर साफ रखने के लिए नालियों की जैसी सुंदर व्यवस्था सिंधु घाटी में भी थी। क्रीट की राजधानी नौसेस को छोड़कर किसी भी देश में नहीं था। ये नालियां इस बात की साक्षी है कि सिंधु प्रदेश के लोग सफाई के प्रति अधिक सजग थे। नालियां 18 इंच तक गहरी होती थी। प्रत्येक घर की नाली का संबंध सड़क की नाली से किया जाता था। मकान का गंदा पानी निकलती थी और बीच बीच में पानी रोकने के लिए छोटी खाइयाँ भी थी। वर्षा का पानी बाहर निकालने के लिए बड़ी बड़ी नालियाँ थी। कम चौड़ी नालियाँ पक्की ईंटों से और अधिक चौड़ी नालियाँ पत्थर के टुकड़ों से बनी थी और ढकी रहती थी। घर के कमरों, रसोई, स्नानघर, शौचगृह की निकासी नालियाँ एक बड़ी नाली में मिलती थी और विभिन्न घरों से निकली ये बड़ी नालियाँ एक बड़ी सार्वजनिक नाली में मिलती थी। नरमोखा मेन होल को बड़ी बड़ी ईंटों से ढका जाता था और नालियों को ढकने में टोडा मेहराब का भी प्रयोग मिलता है। इसका उदाहरण विशाल स्नानघर के जलाशय की नाली है। सोचो इतना अच्छा व्यवस्था था, नाली को भी ढक करके रखा हुआ था, सब कुछ कितना अच्छे तरीके से वहाँ पे व्यवस्था थी, सब कुछ का अच्छे से निकासी व्यवस्था था, सब कुछ मेंटेन था इतने सालों पहले। और अभी भी कहीं जगहों पर आपको नहीं मिलता है अच्छे तरीके से, पूरी गंदगी फैली होती है, नाली खुले खुले होते हैं, बहुत जगह ऐसा है इंडिया में अभी। ठीक है। उदाहरण विशाल स्नानघर के जलाशय की नाली है। नालियों के बीच के गड्ढे बनाए जाते थे जिनमें कूड़ा करकट रुक जाता था और पानी बहता रहता। तो सुनिए इतना अच्छा व्यवस्था था कि कूड़ा करकट सही में रख देगा, पानी वो जगह नहीं तो कूड़ा करकट जा करके नाली को जाम ना करे उसके लिए। ठीक है। और पानी बहता रहता था। पुनः इनकी साफ सफाई करके कूड़ा करकट निकाल दिया जाता था। मकान का कूड़ा करकट रखने के लिए जगह जगह कूड़ादान बने थे। ओ माय गॉड, सोचो कूड़ादान बने थे। और अभी 2024 में मोदी जी को यहाँ पे रखवाना पड़ा डस्टबिन, सब जगह डस्टबिन नहीं था और वहाँ पे उस टाइम के लोग जो थे वो कूड़ादान रखे थे। कितने सिविलाइज थे, अभी के लोग उतने सिविलाइज नहीं है। ऊपर का मंजिल का गंदा पानी नीचे लाने के लिए मिट्टी के पाइप लगे थे। पक्की मिट्टी के पाइप वाली नालियों के उदाहरण चहुदोनों से विशेष रूप से मिले थे। मोहनजोदाड़ो में भी इस तरह के पाइप मिले हैं। कालीबंगा में लकड़ी की नाली का प्रयोग किए जाने के प्रमाण मिले हैं। गार्डन चाइल्ड ने इस जल निकासी प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा है, नालियों की सुंदर पक्तियों और नालियों का उत्तम प्रबंध तथा उनकी सतत स्वच्छता संकेत देती है कि यहाँ कोई नियमित नगर शासन था और वह अपना काम सावधानी से करता था। संभवतः किसी और सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया था जितना कि सिंधु घाटी ने दिया था। जल निकास का महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब हम सोचते हैं कि नगर का संयोजन निर्माण बिल्कुल आधुनिक है। पानी के लिए प्रत्येक घर में कुआं था, लेकिन सार्वजनिक कुएं भी थे। खुदाई में जो कुएं मिले हैं उनकी चौड़ाई 2 से 7 फीट तक है। स्नानघर खुदाई में अब तक जितने भवनों के अवशेष मिले हैं उनके मोहनजोदाड़ो के दुर्ग का विशाल स्नानघर सबसे महत्वपूर्ण है। यह आयताकार तालाब है जो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। स्नानघर का फर्श पक्की ईंटों से बना है। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां हैं। स्नानघर में पानी भरने और निकालने के लिए रास्ते थे। संभवतः इस स्नानघर का प्रयोग महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों के लिए होता था। इसमें पास के कुएं से पानी आता था। इसके साथ एक हमाम भी था जिसे नहाने के लिए गर्म जल का प्रबंध था। इनकी सुदृढ़ बनावट, इसका पक्का फर्श, सीढ़ियों और पानी निकासों की चौड़ी नालियां तत्कालीन वास्तुकला की सफलता प्रमाणित करती है। सार्वजनिक भवन मोहनजोदाड़ो में एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं जिसकी लंबाई 230 फीट और चौड़ाई 78 फीट थी। 2 विशाल आंगन, भंडारघर और वृत्त कक्ष से सुसज्जित यह भवन शानदार है। संभवतः धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन का यह सार्वजनिक भवन केंद्र हो। मोहनजोदाड़ो में सड़क के किनारे कहीं कहीं सार्वजनिक भोजनालयों के भी अवशेष मिले। यहाँ पे भी सड़क के किनारे बहुत जगह होटल्स होते हैं कि लोग रुक करके आराम से खाना पीना खा सके। उस टाइम भी था ये सब सारी चीजें। हड़प्पा के ध्यानगारों के अवशेष मिले हैं जो 50 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े थे। ये 2 कतारों में है और ये
ये स्थल कोटिया स्पष्ट है कि ध्यान नगर हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। कालीबंगन में एक दुर्ग मिला है। लोथल में एक विशाल चबूतरा, योजनाबद्ध सड़कों और मकानों का पता चला है। अनाज रखने के लिए एक बड़े गोदाम थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चूंदड़ो, लोथल, कालीबंगा में अनेक अन्नानगर खुदाई से मिले हैं। सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार संबंध दूर दूर से था। इससे पता चलता है कि व्यापारी वर्ग समृद्ध था। प्रत्येक नगर में निवासियों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार थे। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में सड़कों के किनारे कुछ ऐसे मकान थे जहां खुदरा दुकानें होती थी। किलाबंदी, सुरक्षार्थ नगर मजबूत दीवारों से घेर दिया जाता था। दीवारें कच्ची ईंट की बनती थी, लेकिन बाहर से पक्की ईंटों से उन्हें मजबूत बनाया जाता था। ठीक है, दीवारें कच्ची ईंट की बनती थी, लेकिन बाहर से उन्हें पक्की ईंटों से मजबूत बनाया जाता था। डबल लेयरिंग की जाती थी। हड़प्पा के किले की दीवारें 40 फीट चौड़ी और 36 फीट ऊंची थी। इस प्रकार की सिंधु घाटी के निवासी भवन निर्माण कला में पूर्णतः दक्ष थे। निवास स्थान सुंदर ढंग से बनाए जाते थे और वहां भवन के निर्माण में उपयोगिता और स्थायित्व का विशेष ध्यान दिया जाता था। आर्थिक जीवन कैसा था? तो कृषि। सिंधु घाटी के लोगों की आर्थिक स्थिति जो थी वो संतोषजनक थी। सिंधु घाटी की खुदाई में समृद्ध गांव और नगरों के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे विशाल नगरों का होना इस बात को प्रमाणित करता है कि इन नगरों की आबादी जो थी घनी थी और इस आबादी को खिलाने के लिए वहां पर्याप्त मात्रा में भोजन की सामग्रियां उपलब्ध होंगी। सिंधु नदी घाटी जो थी वो उपजाऊ थी, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा जो खान धान इत्यादि उगते होंगे। ठीक है, नगर की समृद्ध और समुचित व्यवस्था वहाँ के लोगों की आर्थिक संपन्नता की घोषिका है। मतलब पहले तो लोग अपना फूड कंप्लीट करेंगे, तब तो अपने शेल्टर के बारे में सोचेंगे। तो वहाँ के लोगों का हम देखते हैं कि शेल्टर कितना अच्छा है, तो वहाँ के लोग समृद्ध होंगे, संतोषजनक होंगे, तभी तो वो लोग खाना पीने के बाद अपने जो रहने की व्यवस्था थी उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रखे थे। सिंधु प्रदेश में वर्षा अधिक होती थी और फसल भी अच्छी होती थी। नगर की समृद्धि, समुचित व्यवस्था वहाँ के लोगों की आर्थिक संपन्नता की घोषिका थी। शहर के निवासियों की जीविका आसपास के गांव के किसानों की खेती से चलती थी। वहां के निवासी गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों की खेती करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में धान की खेती का कोई प्रमाण नहीं मिला है। लोथल और रंगपुर अहमदाबाद के जो निकट है, उत्तर हड़प्पा युग की मिट्टी और मूत्रपाट से लिपटे हुए चौकोर और अन्य के कण मिले हैं। सौराष्ट्र में बाजरा की खेती होती थी। लोथल में बाजरे के दाने मिले हैं और वहाँ के लोग अनार के फल से भी परिचित थे। वहाँ पे अनार भी उस टाइम उगने लगा था। अनाज के अतिरिक्त खजूर, तरबूज, नारियल, केला, नींबू, अनार आदि फल भी उपजाए जाते थे। कपास की खेती भी होती थी और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के निवासी कपास पैदा करने वाले सबसे पुराने लोगों में से थे। अनाज पीसने के लिए चक्की और कूटने के लिए उखल का भी प्रयोग होता था। हड़प्पा संस्कृति के निवासी संभवतः हल का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, किंतु यह पता चला है कि उनकी खेती फावड़े पर आधारित थी। वो लोग फावड़े से अपनी खेती किया करते थे। कालीबंगन में प्राक हड़प्पा संस्कृति के दौरान हलों द्वारा खेत जोतने का प्रमाण मिला है। कि जो कालीबंगन में वो लोग हलों के द्वारा जोतते थे, लेकिन हड़प्पा में हल का नहीं मिला है। हल संभवतः लकड़ी के बने होते थे, लेकिन यह निश्चित करना कठिन है कि हल खींचने के लिए पशुओं का उपयोग होता था या नहीं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि फसलों को काटने के लिए वहां के निवासी पत्थर की जो हंसिया प्रयोग में लाते थे। और सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया की तरह नहरों की सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। जो सिंधु सभ्यता में जैसे मेसोपोटामिया में नहर का थे, यहाँ पे सिंधु सभ्यता में वैसा नहीं था। और नदियों की बाढ़ से खेती की सिंचाई होती थी। जो नदियों में बाढ़ आता था उसी से खेतों की सिंचाई होती थी। पशुपालन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसको डिटेल से समझते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग खेती करने के साथ साथ पशु भी पालते थे। बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर उनके पालतू पशु थे। भेड़ और बकरी का पालन मांस, दूध और ऊन के लिए होता था। गाय और भैंस से दूध और घी की प्राप्ति होती थी। कुत्ता और बिल्ली को भी पालतू बना लिया गया था। कुत्ता रखवाली के लिए और संभवतः शिकार में सहायता के लिए पाला जाता था। हड़प्पा के एक मूर्ति में कुत्ते को मुंह में एक खरगोश को पकड़ते हुए दिखाया गया। हड़प्पा में एक मूर्ति मिली है जिसमें कि एक कुत्ता जो है उसके मुंह में एक खरगोश को पकड़ा हुए देख के वो खरगोश को खा रहा है। वे लोग गधे और ऊंट से भी परिचित थे। इन पशुओं का उपयोग संभवतः बोझ उठाने के लिए होता था। ठीक है, घोड़े का अवशेष गुजरात के सुत्तर कोतड़ा नामक स्थान से मिला है, लेकिन घोड़े का इस्तेमाल नहीं होता था। वहां के निवासी हाथी से भी परिचित थे। वे गौंडे से भी परिचित थे। वे हंस, बत्तख, खरगोश, बंदर, हरिन, मुर्गी, तोता भी पालते थे। ठीक है,
इतनी सारी चीज़ें पालते थे। बारहसिंगा, सांबर, हरिन इत्यादि का उपयोग मांस और खाल के लिए हो रहा था। बत्तख का चित्रण लोथल के बर्तनों पर बहुत मिलता है। मोर का चित्रण भी प्रायः सभी महत्वपूर्ण स्थलों से प्राप्त बर्तनों पर किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी संभवतः भोजन के लिए कुछ जंगली पशु का भी शिकार करते थे। जंगली पशुओं में सींग, भालू, गेंडा, भैंस आदि के चित्रण खिलौना और मोहरों पर मिलते हैं। ठीक है, खिलौना और मोहरों पर मिलते हैं। उद्योग धंधा में क्या है कि कृषि और पशुपालन के अलावा अन्य छोटी छोटी दस्तकारियों के भी प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी के निवासी पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कांसे से परिचित थे। टीना और तांबा मिलाकर कासा हथियार बनाए जाते थे। तांबे से बनी कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, छुरियाँ, तीर, आरिया आदि औजार मिले हैं। सुनार, सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण बनाते थे। तांबे के बने मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि जिससे स्पष्ट होता है कि मछली भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मछली के अतिरिक्त यहाँ के निवासियों के भोजन में कछुए का मांस भी सम्मिलित रहा होगा। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल आदि स्थलों पर खुदाई की तरह तरह के कछुओं की हड्डियां क्या है मिली हुई। धातु निर्माण कला के अतिरिक्त सिंधु घाटी के निवासियों को कई कलाओं और तकनीक का ज्ञान था। शंख, सीप, घोंघा, हड्डी, हाथी दांत का काम होता था। वहाँ के निवासी सोना अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उद्योग धंधा के बारे में। तो कृषि और पशुपालन के अलावा अन्य छोटी छोटी दस्तकारियों के भी प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी के निवासी पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कांसे से भी परिचित थे। टीन और तांबा मिलाकर कांसा तैयार किया जाता है। कोसों से कांसे के बहुत से घरेलू बर्तन और सामान मिले हैं। कांसे के विविध प्रकार के औजार और हथियार बनाए जाते थे। तांबे से बनी कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, छुरियाँ, तीर, आटिया और औजार मिले हैं। सुनार, सोना, चांदी और कीमती पत्थरों के आभूषण बनाते थे। तांबे के बने मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि मछली पकड़ना सिंध प्रदेश के निवासियों का एक प्रमुख उद्योग था। खुदाई में मछली की हड्डियों के अनेक ढेर मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि मछली जो थी भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। और मछली के अतिरिक्त यहाँ के जो निवासी है ना, मछली के अतिरिक्त यहाँ के निवासियों के भोजन में कछुए और मांस का भी सम्मिलित होता रहा होगा। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल आदि स्थानों पर खुदाई से तरह तरह के कछुओं की हड्डियां मिली हैं। ठीक है, तो धातु निर्माण कला के अतिरिक्त सिंधु घाटी के निवासी कई कलाओं और तकनीक का ज्ञान था। शंख, सीप, घोंघा, हड्डी, हाथी दांत का काम होता था। यहाँ के निवासी सोना, चांदी, पत्थर, सीप और चिकनी मिट्टी से मनका बनाते थे। मनका बनाने का व्यवसाय काफ़ी उन्नत था। नाव बनाने की कला में भी वो लोग प्रवीण थे। सिंधु घाटी के शहरों में कई लोग उद्योग धंधों का विकास हुआ था। वस्त्र उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। मोहनजोदाड़ो में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था। वहीं तांबे के उपकरणों को लपेटे हुए सूत का कपड़ा और धागा मिला। कालीबंगन में एक बर्तन का टुकड़ा मिला जिस पर सूती के कपड़े के निशान है। वहीं एक उस्तरे पर कपास का वस्त्र लिपटा हुआ मिला। लेथल में मुद्र छापों के पृष्ठभाग पर कपास के बने कपड़े के निशान। लोथल और रंगपुर के आसपास का क्षेत्र कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त था। आलमगीरपुर से प्राप्त एक मिट्टी के नाद पर बुने कपड़े के निशान हैं। कताई के लिए तकली का इस्तेमाल होता था। सूत कातने के चरखे भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि सूत कातना और वस्त्र तैयार करना उस समय एक घरेलू उद्योग था। कुम्हार चाक की सहायता से बर्तन बनाते थे। बर्तनों पर चित्र अंकित किए जाते थे तथा उन्हें चिकना और चमकीला बनाया जाता था। बर्तनों पर शीशा जड़कर चमकाया जाता था। बढ़ई, खिलौने तथा अन्य सामान तैयार करते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो में विशाल इमारतें बनाई गई थी। इससे पता चलता है कि राजगीर एक महत्वपूर्ण कौशल थी। इससे यह भी पता चलता है कि समाज में राजगीरों का एक वर्ग था। विभिन्न प्रकार के खिलौनों के निर्माता भी अपने व्यवसाय में कुशल थे। व्यापार, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे। कौन से थे ये? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो थे ये प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ऐसा नहीं था कि कोई जानता नहीं था। बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे। और सिंधु घाटी के निवासी जल मार्ग तथा स्थल मार्ग के व्यापार करते थे। सुमेर, एलम, क्रीट, मिस्र आदि देशों के साथ उनका व्यापार संबंध था। लोथल का नौका घाट, डॉकयार्ड, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यातायात के मुख्य साधन नाव, ऊंट और बैलगाड़ी थे। हड़प्पा के 5 मॉडल मिले हैं। वहीं से प्राप्त मृद भांड के टुकड़े पर भी नाव के चित्रण मिले हैं। सड़कों के दोनों ओर दुकानें लगती थी। मालों की आयात निर्यात होता था।
व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। निर्मित वस्तुओं और संभवतः अनाज के बदले सिंधु घाटी के निवासी पड़ोसी प्रदेश से धातु प्राप्त करते थे। राजपूताना और बलूचिस्तान से तांबा तांबा अफगानिस्तान और ईरान से टीन, सोना, चांदी, कश्मीर से लकड़ी, मैसूर से पत्थर, दक्षिण भारत से सोना, नीलगिरी से धातु, लाल पन्ना, मूंगा इत्यादि बहुमूल्य पत्थर आते थे। दक्षिण भारत, बलूचिस्तान और ईरान से चांदी आती थी। सीसा का आयात ईरान, अफगानिस्तान और मुख्यतः राजस्थान से होता था। राजस्थान से ही स्लेटी पत्थर, जैस्पर जैसा संगमरमर और हिमालय से देवदार एवं सील जीत लाया जाता था। सेब का आयात मध्य एशिया से होता था। फिरोजा और लजदबाग ईरान तथा अफगानिस्तान से आयात किए जाते थे। सीप, कौड़ी, शंख ईरान की खाड़ी से आते थे। सूती कपड़े और मिट्टी के बर्तन भेजे जाते थे। व्यापारी अपनी मुहरें रखते थे और हाथी दांत और मिट्टी के मुहरें बनती थी। मुहरों का आकार विविध प्रकार का होता था, ज्यादातर वे वर्गाकार होते थे। नाप तौल के लिए तराजू और बटखारे का प्रयोग होता था। नाप तौल में 16 को इकाई माना जाता था। तौलने के बटखरे बड़ी संख्या में मिले हैं। ये बटखरे बड़े भी होते थे और छोटे भी। इतिहासकारों का मत है कि सिंधु घाटी में बटखरे ईलम एवं मेसोपोटामिया के बटखरे से तौल की सच्चाई तथा एकरूपता से कहीं अधिक सही है। स्लेट पत्थर के बने बटखरों का प्रयोग ज्यादा होता था, ठीक है, ज्यादा प्रयोग होता था। निर्धन लोग पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से भी तौल का काम लेते थे। हुंडी और चीख की प्रथा भी प्रचलित थी। तराजू के पलड़े धातु तथा मिट्टी और धातु की बनी पलड़ों को टांगने वाली डंडी मिली है। मोहनजोदाड़ो के सीप का बना मापदंड और लोथल से हाथी दांत का बना एक पैमाना मिला है। नाप तौल और मूल्य के संबंध में संभवतः राज्य का कुछ नियंत्रण रहता था। लोगों का आर्थिक जीवन संतोषजनक था। सर्वसाधारण भी आराम और चैन के साथ अपना जीवन बिताते थे। संसार के अन्य भूभागों के निवासियों की अपेक्षा वे अधिक सुख के संपन्न थे। सर्च और मार्शल का कहना है कि सिंधु घाटी का साधारण नागरिक सुविधा तथा विलास का जिस मात्रा में उपयोग करता था उसकी तुलना उस समय के सभ्य संसार से दूसरे भागों से नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों के सामाजिक जीवन में कई तरह के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थलों की खुदाई में प्राप्त सामग्रियों के आधार पर हम सिंधु घाटी के निवासियों के सामाजिक जीवन के सामाजिक संगठन, खान पान, वेशभूषा, आभूषण, प्रसाधन सामग्री की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वर्ग विभेद से इनकार नहीं किया जा सकता। सिंधु वासियों के मकानों की बनावट, आभूषण, वेशभूषा तथा रहन सहन के वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। मकान दो प्रकार के पाए गए हैं। दुर्ग के साथ मजदूरों के मोहल्ले की अवशेष भी मिले हैं। आभूषण में भी अंतर पाया जाता है। धनिकों के आभूषण बहुमूल्य पत्थर के होते थे, तो गरीबों के भूषण घोंगे और सीप के। इनसे वर्ग विभाजन स्पष्ट हो जाता है। परिवार, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि समाज की इकाई परिवार था। यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि परिवार संयुक्त होते थे एकात्मक, फिर भी बड़े आवासीय मकानों से ऐसा लगता है कि बड़े परिवार में अनेक व्यक्ति रहते थे। यह भी कहना कठिन है कि परिवार का ढांचा मातृत्वात्मक था या प्रतिष्ठात्मक, क्योंकि इस संबंध में निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि उत्खनन में नारी की बहुसंख्यक मूर्तियां मिली है और आग के प्रकृति संस्कृतियों में मातृसत्वक तत्व की प्रधानता थी, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि परिवार का ढांचा मातृसत्वात्मक ही था। संभवतः परिवार रक्त संबंध पर आधारित था। पारिवारिक संस्कारों में और संस्कारों के विषय में हमारी जानकारी नगण्य है, ठीक है। सामाजिक वर्गीकरण, समाज के अनेक पेशे के लोग रहते थे, जैसे पुरोहित, राजकीय पदाधिकारी, वैद्य, व्यवसायी, ज्योतिषी, जादूगर, धातुकार, कुंभकार, बढ़ई, सुनार, बुनकर, कृषक आदि। इस पे स्पष्ट होता है कि वर्ण या वर्ग में विभाजित न होने पर भी संभवतः समाज व्यवसाय के आधार पर विभाजित था। व्यवसाय के आधार पर समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: विद्वान, पुरोहित, ज्योतिषी और वैद्य। योद्धा और राजकीय अधिकारी सुरक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों में संलग्न थे। व्यवसायी वर्ग, उद्योगपति और व्यापारी, श्रमजीवी, नौकर, मजदूर, गुलाम, किसान। समाज में आर्थिक विषमता के बावजूद वर्ग संघर्ष का प्रमाण नहीं मिलता। नारियों की दशा, परंपरागत परिवार ही समाज की इकाई था। प्राप्त अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता में समाज का ढांचा मातृसत्वात्मक था और सिंधु घाटी के निवासी अनेक देवियों की पूजा करते थे, ठीक है। इसे यह अनुमान लगाया जाता है कि समाज में नागरिकों की सम्मान दिया जाता था और माता के रूप में उनका स्थान आदरणीय था। समाज में पर्दा प्रथा नहीं था। स्त्रियां विलास प्रिय होती थी और धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों में स्त्री पुरुष समान रूप से भाग लेते थे। भोजन, सिंधुवासी शाकाहारी और मांसाहारी होते थे। गेहूं और जौ उनके मुख्य भोज्य पदार्थ थे। वे चावल और मटर का भी उपयोग करते थे। भोजन में फलों का भी स्थान था। वे फलियां, खजूर, तरबूज, नींबू, दाल, सब्जी, दूध, घी, मिठाई
मिठाई, रोटी और छुहारा भी खाते थे। वे सूअर, गाय, भेड़ और दूसरे जानवरों के मांस के साथ साथ मछली और अंडे भी खाते थे। मांस काटने के लिए पत्थर और औजार बनाए जाते थे। घरेलू सामग्री: सिंधुवासी भोजन पकाने और खाने के लिए मिट्टी, पत्थर तथा धातु के बर्तनों का व्यवहार करते थे। पत्थर, तांबा और मिट्टी से बनी कटोरों, कटोरियाँ, रिकाबियाँ, कलश, भाड़, सुराहियाँ मिली हैं। प्याला, चम्मच, थाली, तस्तरी, छुरी, मछली पकड़ने के कांटे, सुई, कुल्हाड़ी आदि का प्रचलन का भी प्रमाण मिला है। बर्तनों पर वृक्षों, पुष्पों और पत्तियों के अलंकरण किया जाता है। सिंधुवासी घर का प्रमुख कमरा मेज, कुर्सी और स्टूलों से सजाया करते थे। वे सोने के लिए चारपाई का प्रयोग करते थे। रोशनी के लिए लैंप जलाया जाता था। सामान ढोने के लिए लकड़ी या बेत की बनी टोकरियों का व्यवहार करते थे। फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों का उपयोग किया जाता था। पलंग भी व्यवहार में लाए जाते थे। वेशभूषा: सिंधु घाटी के निवासी ऊनी और सूती वस्त्रों का व्यवहार करते थे। गर्मी और सर्दी दोनों ऋतुओं के अनुसार ऊनी और सूती वस्त्र का तैयार किया जाता था। मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त संख्या में सूत लपेटने वाला परेता कीमती पदार्थों से बना होता था, जबकि गरीबों का परेता मिट्टी या हड्डी का बना होता था। खुदाई में बहुत सी सुइयां भी मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधुवासी सिला हुआ वस्त्र पहनते थे। खुदाई में कुछ नंगी प्रतिमाएं भी मिली है, लेकिन इसका अनुमान लगाना गलत होगा कि सिंधु घाटी में नग्न रहने की प्रथा प्रचलित थी। सूती कपड़े का एक टुकड़ा एक चांदी के कलश से चिपका हुआ मिला है। एक पुरुष मूर्ति के शरीर पर लंबी चादर पाई गई है। कुछ नारी मूर्तियां पगड़ी पहने हुए हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही टोपियों का व्यवहार करते थे। स्त्रियां अधो वस्त्र पहनती थी। वे कमर में मखेला का भी व्यवहार करती थी। स्त्रियां सिर पर एक विशेष प्रकार के परिधान धारण करती थी, जो पंखे की तरह पीछे की ओर उठा होता था। लोग रंगीन और सादे दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। आम लोग सादा वस्त्र पहनते थे, जबकि धनिकों के वस्त्र कलात्मक और बेल बूटेदार होते थे। औषधि: सिंधुवासी औषधि से भी परिचित थे। आबनूस की तरह एक काला पदार्थ मिला है। आबनूस की तरह का एक काला पदार्थ मिला है, जिसे पानी में घोल देने से पानी का रंग बादामी हो जाता था। पुरातात्विकों का अनुमान है कि यह शिलाजीत है। इसका व्यवहार औषधि के रूप में होता था। हड्डी के चूर का प्रयोग भी दवा के रूप में होता था। हिरन और गेंडे के सींग की भी औषधि बनाई जाती थी। मूंगा और नीम की पत्तियों का व्यवहार भी दवा के रूप में होता था। समुद्र फेन भी औषधि के रूप में व्यवहार में लाई जाती थी। मनोरंजन के साधन: सिंधु घाटी के निवासी अपने जीवन में मनोरंजन के उचित महत्व देते थे। विभिन्न प्रकार से अपना मनोरंजन, संगीत, नृत्य, खेल कूद, गेंद गोली खेलना, शतरंज, चौपड़, मछली पकड़ना, जानवरों का शिकार करना, पशुओं को लड़ाना इत्यादि उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। मिट्टी और पत्थर का बना हुआ पासा पर्याप्त संख्या में मोहनजोदाड़ो में मिला है। हड़प्पा में भी 7 पासे मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में कुछ मूर्तियां मिली हैं, जिनकी भाव भंगिमताएं संगीत और नृत्य की लोकप्रियता दर्शाती हैं। मुहरों पर ढोल, वीणा, तुरही और नर्तकी के चित्र अंकित है। पक्षी और जानवरों का शिकार करना भी सिंधु घाटी के निवासियों के आमोद प्रमोद का एक अच्छा साधन था। मछली फंसाना भी उनके मनोरंजन का साधन था। वे सांडों की लड़ाई द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। पक्षियों को लड़ाना भी उनके मनोरंजन का साधन था। एक मुहर पर 2 जंगली मुर्गों को लड़ने के चित्र अंकित है। घर में पक्षियों को पाला जाता था और लोग उन्हें लड़ाकर अपना मनोरंजन करते थे। गलियों का खेल भी प्रचलित था। सिंधु सभ्यता के बच्चों के मनोरंजन पर भी उचित ध्यान दिया जाता था। मिट्टी के पशु पक्षी, गाड़ियाँ, झुनझुने, सीटियाँ मिली हैं। ठीक है, मिले हैं। मिट्टी की छोटी छोटी कुर्सियां भी मिली है। कांसे और तांबे से बनी हुई खिलौना गाड़ियां मिली है। लोथल के मिट्टी के खिलौने मिली हैं। सीटियों में पर्याप्त संख्या में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बनी तराजू मिली है, जिसमें बच्चे खेलते थे। हड़प्पा में कांसा की छोटी सुंदर गाड़ी मिली है। इसमें धूप और वर्षा से बचाने के लिए छतरी बनाई गई है। एक बैल जैसा खिलौना मिला है, जिसका सिर हिलता है। एक हाथी है, जिसका सिर दबाने से शब्द होता है। स्पष्ट है कि बच्चों के मनोरंजन पर उचित ध्यान दिया जाता था। केश विन्यास और प्रसाधन सामग्री: सिंधु सभ्यता में निवासी केश विन्यास में अद्वितीय थे। केश विन्यास में क्या थे? अद्वितीय थे। तो चैप्टर खत्म ही नहीं होगा, बहुत बड़ा चैप्टर। केश विन्यासी में वो लोग क्या थे? तो वो लोग केश विन्यासी में क्या थे कि अद्वितीय थे। पुरुषों वे अनेक प्रकार के अपने केश को सजाते थे। पुरुषों के केश लंबे भी होते थे। कुछ पुरुष दाढ़ी मूंछ भी रखते थे, तो कुछ अपना चेहरा साफ रखते थे। पुरुष कभी कभी अपना सिर मुंडाते थे, तो इसके लिए वे उस्तरे का प्रयोग करते थे। तांबे और कांसे से बने उस्तरे मिले हैं। अधिकतर पुरुष अपनी मांग बीच से काटते थे। बालों को सजाने के लिए दर्पण और कंघी का व्यवहार किया जाता था। खुदाई में कांसे के दर्पण और हाथी दांत की कंघियां मिली है। स्त्रियां भी अनेक प्रकार से अपने बालों को संवारती थी। वे अपनी वेड़ी पीछे लटकाती थी। वे केसों का जूड़ा भी बनाती थी। इस बीच से मांग निकालकर छोटी करती थी। स्त्रियां सौंदर्य के लिए कागज, इत्र, पाउडर, सिंदूर, सुरमा, लिपस्टिक, तेल इत्यादि श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग करती थी। इनसे पता चलता है कि वे काजल लगाने, ओठ रंगने और नाखून रंगने की शौकीन थी। स्त्रियां बालों में पिन भी लगाती थी। खुदाई में श्रृंगारदान भी मिले हैं। आभूषण: सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। आभूषण सोना, चांदी, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर, तांबा, घोंघा, पक्की मिट्टियों के बनाए जाते थे। हीरा, पन्ना, मूंगा, लाल आदि पत्थरों से आभूषण बनाए
जाते थे। धनी वर्ग के लोग सोना, चांदी, हाथी दांत और बहुमूल्य पत्थर के आभूषण पहनते थे, लेकिन गरीब कांसा, हड्डी, मिट्टी, घूंघा, सीप के आभूषण पहनते थे। हार, बाजूबंद, अंगूठी, कड़ा ऐसे आभूषण थे जिन्हें स्त्री पुरुष दोनों ही पहनते थे। मेखला, कर्णफूल, पायल केवल स्त्रियां धारण करती थी। स्त्रियां चूड़ियां भी पहनती थी। कंगन, नथुनी, बाली अन्य महत्वपूर्ण आभूषण थे। स्त्रियां करधनी और पादभूषण भी पहनती थी। हड़प्पा में सोना का कंगन और मोहनजोदाड़ो में सोना चांदी से बनी चूड़ियां मिली है। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग युद्ध और शिकार दोनों के लिए होता था। गदा, परशु, भाला, तीर, धनुष तथा पत्थर फेंकने वाले गोफनों का प्रयोग युद्ध में होता था। तलवार का भी प्रयोग होता था। बर्छा, छेनी, कुठार, फरसा इत्यादि लोहार से बड़े अपना काम करते थे और आरी से भी काम लिया जाता था। मृतक संस्कार। सिंधु घाटी के निवासी 3 प्रकार के मृतकों का संस्कार करते थे। पहली प्रथा पूर्ण समाधि की विधि थी। इस विधि में मृतकों के शरीर को आवश्यक वस्तुओं के साथ जमीन में दफना दिया जाता था। दूसरी विधि अर्ध समाधि विधि कहलाती थी। इस विधि में पहले शव को खुला छोड़ दिया जाता था और पशु पक्षी खा चुनने के बाद शेष भाग को जमीन में गाड़ दिया जाता था। तीसरी विधि दाह कर्म की प्रथा थी। इसमें शव का अग्नि संस्कार कर दिया जाता था और भस्म को गाड़ दिया जाता था। हड़प्पा में शवों को गाड़ने और मोहनजोदाड़ो को शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। मोहनजोदाड़ो में राख और हड्डी से भरे अनेक कलश मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंध वासियों का पुनर्जन्म और भावी जीवन में भी विश्वास था। राजनीतिक संगठन। हड़प्पा वासियों के राजनीतिक संगठन के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी मिलती नहीं है। उत्खनन में प्राप्त भागनिवेशों के आधार पर हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। अनेक विद्वानों ने अनुमान के आधार पर ही अपना विचार जो है क्या है व्यक्त किया है। क्या विचार व्यक्त किया है उसको देख लेते हैं। मार्टिमर व्हीलर का विचार है कि सुमेर और अंकनद की तरह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पुरोहित राजा का शासक था, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के नगरों में मिस्र की मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर नहीं मिला। किसी प्रकार की कोई धार्मिक इमारत भी नहीं मिली। केवल मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानघर मिला है जिसका उपयोग संभवतः प्रक्षालन के लिए होता था। इसलिए यह कहना गलत होगा कि मेसोपोटामिया की तरह सिंध प्रदेश में पुरोहितों के शासन था। गुजरात स्थित लोथल के अग्नि पूजा के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वहाँ किसी प्रकार के मंदिरों का प्रमाण नहीं मिला है। कुछ इतिहासकार का मत है कि हड़प्पा वासी युद्धों की अपेक्षा शायद व्यापार में अधिक व्यस्त रहते थे और हड़प्पा संस्कृति के नगरों में संभवतः व्यापारी वर्ग का शासन चलता था। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान हंटर का मत है कि सिंधु प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति पर आधारित थी और सांसदों के द्वारा नागरीय व्यवस्था का संचालन होता था। मैके का अनुमान है कि सिंधु प्रदेश के शासन का संचालन एक प्रतिनिधि शासक करता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए होता था। मैके का अनुमान है कि सिंधु प्रदेश के शासन संचालन प्रतिनिधि शासक करता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए नगरों का विभाजन कर दिया जाता था और प्रत्येक भाग के लिए रक्षक नियुक्त किए जाते थे। स्पष्ट है कि सिंधु प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इतिहास के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ उसे जनतांत्रिक या कुलतांत्रिक व्यवस्था मानते थे तो कुछ मध्यम वर्गीय जनतंत्र बतलाते हैं, लेकिन निश्चित साक्ष्यों के अभाव में यह कहना कठिन है कि सिंधु प्रदेश का राजनीतिक संगठन राजतंत्रात्मक अथवा जनतंत्रात्मक अथवा सत्ता पुरोहित वर्ग के हाथ में था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन पर व्यापारी वर्ग का नियंत्रण था। यह वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए प्रशासन में रुचि लेता था। सिंध प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी सत्ता का विकेंद्रीकरण। प्राचीन मिस्र में राजनीतिक सत्ता फराओ राजा के हाथ में केंद्रित थी और प्राचीन सुमेर के नगरों में प्रशासनिक सत्ता पुरोहित के हाथ में केंद्रित थे, लेकिन सिंधु प्रदेश के नगरों में केंद्रीय शासन की ओर से नियुक्त पदाधिकारी नगरों में शासन करते थे और इससे उन्हें नागरिक का भी पूर्ण सहयोग मिलता था। शासन की इतनी सुंदर व्यवस्था थी कि नगरों के प्रशासनिक रूपरेखा पर शासक के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर निर्माण की उत्तम व्यवस्था थी। नगरों के निर्माण निश्चित योजना के द्वारा किया जाता था। नगर निर्माण की उत्तम व्यवस्था के आधार पर कुछ लोगों का अनुमान है कि सिंधु प्रदेश में नगरपालिका जैसी कोई संस्था अवश्य थी। नगरों की सफाई, नालियों की व्यवस्था, भवन निर्माण योजना, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, सार्वजनिक भवनों का निर्माण, श्रम मूल्य माप तौल की प्रणाली की व्यवस्था आदि इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि सार्वजनिक हितों के लिए नगरपालिका शासन की व्यवस्था की गई थी। इसमें संदेह नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नागरिकता के सिद्धांत का विकास हो चुका था, क्योंकि इसके अभाव में इस प्रकार की सुंदर नगर निर्माण योजना संभव नहीं थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि सिंधु सभ्यता 400 मील के क्षेत्र में फैली हुई थी। यातायात के साधनों की कमी के कारण एक जगह से इतने बड़े क्षेत्र के शासन का संचालन संभव नहीं था। इसलिए शासन की सुविधा के लिए 2 राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की व्यवस्था की गई थी। हड़प्पा उत्तरी साम्राज्य की राजधानी थी और मोहनजोदाड़ो दक्षिण साम्राज्य की। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में दुर्ग के अवशेष मिले हैं। दुर्गों का निर्माण ऊंचे टीलों पर होता था जिसमें राजधानी
रानियों के उच्च अधिकार होते थे। बाद में इस तरह के दुर्ग के अवशेष कालीबंगन राजस्थान और सुतकोटा गुजरात में भी उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक से अधिक प्रशासनिक केंद्र की व्यवस्था की गई थी। ऐसा लगता है कि प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग प्रशासनिक केंद्र की व्यवस्था की गई थी। फिर भी जब तक ठोस अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, सिंधु वासियों की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से कहना कठिन है। सिंधु वासियों के धर्म एवं धार्मिक विश्वास के बारे में हमारी जानकारी पूर्णतः पुरातात्विक अवशेषों पर आधारित है। खुदाई में मंदिरों का अवशेष नहीं मिला, लेकिन खुदाई में प्राप्त मोहरों, ताबीजों और मूर्तियों से हमें अनेक धर्म एवं धार्मिक विश्वास का ज्ञान होता है। मोहरों और ताबीजों पर उत्कीर्ण चित्रों से उनके धर्म के बाह्य के रूप का बोध होता है। इतना निश्चित है कि सिंधुवासी बहुदेवादी, प्रकृति पूजक और शक्ति के उपासक थे। वे अग्नि, वृक्ष, जल तथा पशु की पूजा करते थे। वे अनेक देवी देवताओं की भी आराधना करते थे। पृथ्वी पूजा या मातृ देवी की पूजा। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तथा अन्य स्थानों की खुदाई में अनेक लघु कुंड मूर्तियां मिली हैं। एक मूर्ति के में स्त्री के गर्भ में एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। पौधों की उत्पत्ति और विकास से इनका गहरा संबंध माना जाता है। हड़प्पा वासी धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इनकी पूजा उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार प्राचीन मिस्र के निवासी नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। मातृ देवी की कुछ मूर्तियां शिशु को स्तनपान कराती हुई दिखाई देती है। कुछ मृतों में स्त्री गर्भावस्था में है, जिन्हें उर्वरता की देवी के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार सिंधु की सृष्टिकर्ता और वनस्पतियों की अधिष्ठात्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि इसी से आगे चलकर हमारे देश में शक्ति पूजा, मातृ पूजा और देवी पूजा की प्रथा आरंभ हुई। कुछ वैदिक ग्रंथों में भी धरती देवी के उल्लेख मिलते हैं। आज भी भारतवासी काली, दुर्गा, चंडी आदि देवियों की पूजा करते हैं। अलग अलग गांव में अलग अलग देवी की पूजा प्रचलित है। शिव की पूजा। सिंधुवासी शिव की पूजा करते हैं। खुदाई में अनेक ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो शिव के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। एक मुहर पर उत्कीर्ण एक पुरुष देवता का चित्र मिला है। यह देवता युग मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा, एक भैंसा है। पैरों के नीचे 2 हिरण हैं। कुछ लोग इसे परंपरागत पशुपति महादेव की आकृति मानते हैं, तो कुछ मुहरों में शिव के नर्तक रूप को चित्रित किया गया है। चिन्नी मिट्टी की एक अन्य मुद्रा में योगसीन शिवों के दोनों ओर एक नाग और सामने 2 नाग बैठे दिखाए गए हैं। यह देवता नागधारी शिव के रूप में स्वीकार किया गया है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु सभ्यता के निवासी शिव की उपासना करते थे। लिंग एवं योनि की पूजा। सिंधु सभ्यता में लिंग एवं योनियों की पूजा भी प्रचलित थी। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल इत्यादि स्थानों की खुदाई में बड़ी संख्या में लिंग और योनि की आकृतियां मिली है। लिंग पत्थर, चीनी मिट्टी और सीप के बने होते थे। लिंगों का आकार छोटा बड़ा होता था। भारी संख्या में लिंगों और योनियों का पाया जाना यह प्रमाणित करता था कि सिंधु सभ्यता के निवासी ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति की उपासना करते थे। कालांतर में लिंग पूजा शिव पूजा का अटूट अंग बन गई। ऋग्वेद में ऐसे आयोत्तर लोगों के विषय में सूचना मिलती है जो लिंग पूजक थे। स्पष्ट है कि हड़प्पा युग के रूप में लिंग पूजा की प्रथा बाद में हिंदू समाज में एक सामान्य पूजा विधि हो गई। वृक्ष पूजा। सिंधु सभ्यता के निवासी अनेक वृक्ष, पीपल, नीम, बबूल, शीशम की पूजा करते थे, लेकिन सर्वाधिक पवित्र पीपल माना जाता था। अनेक मोहरों पर पीपल के वृक्ष अथवा पत्तियों के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं। नीम और बबूल का चित्र भी मिला है। कुछ मोहरों पर वृक्ष, देवी या देवते की आराधना का भी दृश्य मिला है। मोहनजोदाड़ो में एक मोहर मिली है जिसमें 2 जुड़वा पशुओं को सिरों पर पप्पल की पत्तियों का चित्र अंकित है। एक दूसरे मोहर में पीपल की डालों की एक देवी का चित्र अंकित है। तो आ चुके हैं हम लोग पशुओं की पूजा में। सिंधु घाटी के निवासी पशुओं की भी पूजा करते थे। ऐसे अनेक पशुओं को मोहरों पर अंकित किया गया। वे बैल, भैंसा, हाथी, गेंडा, बाघ आदि पशुओं की पूजा करते थे, लेकिन सबसे प्रमुख पशु कुबड़ा वाला सांड था। कुछ जानवर देवता के वाहन माने जाते थे। कुछ पशुओं की मूर्तियां भी मिली हैं। मनुष्य और पशुओं की आकृति से मिलाकर मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। पशुपति महादेव को घेरे हुए पशुओं, हाथी, बाघ, गेंडा, भैंस की भी पूजा की जाती थी। नाग की पूजा। सिंधु सभ्यता में नाग का भी धार्मिक महत्व था। नागों की पवित्रता मोहरों पर अंकित चित्रों से प्रकट होती है। योगासीन शिव के बगल में नागों का होना प्रमाणित करता है कि नागों को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। मिट्टी के बर्तनों पर सांपों का चित्र मिलता है। लोथल से प्राप्त 3 मृदु भांडों के टुकड़ों पर 2 सर्प बने हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर पर देवता के दोनों ओर एक सर्प दिखलाया गया है।
ठीक है। नागों की पूजा करते हुए एक व्यक्ति का चित्र मिला है। नागधारी शिव की मूर्ति भी मुहर पर अंकित मिली है। इससे स्पष्ट है कि सिंधु प्रदेश के निवासी नाग की पूजा करते थे। जल की पूजा, सिंधु घाटी के निवासी नंदी की भी पूजा करते थे। नंदी से कृषि एवं यातायात की सुविधा होती थी, इसलिए लोग नंदी की पूजा करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि स्नान को धार्मिक अनुष्ठान का दर्जा दिया गया था। संभवतः मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानघर इसी उद्देश्य से बनवाया गया था। लगता है कि पवित्र उत्सव पर शुभ मुहूर्तों और सामूहिक स्नान करने की प्रथा प्रचलित थी और विशाल स्नानघर नदी देवताओं का प्रतीक माना जाता था। सूर्य तथा अग्नि की पूजा, सिंधु सभ्यता के निवासी अग्नि की भी पूजा करते थे। कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनसे ज्ञात होता है कि इस युग में अग्निशालाएं भी थी। लोथल और कालीबंगा में यज्ञ वेदिकाएं भी मिली है। कुछ मिहरों पर स्वास्तिक और चक्र बना हुआ है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के निवासी सूर्य के उपासक हैं। धार्मिक प्रथाएं एवं विश्वास, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सिंधु प्रदेश के निवासी पशु, वृक्ष तथा मानव रूप में देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन वे अपने देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। जब तक हड़प्पा संस्कृति की लिपि पढ़ी नहीं जाती, तब तक हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से कहना कठिन है। ताबीज बड़ी संख्या में मिली है। इसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा वासी जादू, टोना, भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। पैशिक शक्तियों से बचने के लिए वे रक्षात्मक ताबीज पहनते थे, पिशाचिक जो भी होते हैं उससे। सिंधु सभ्यता में पुरोहितों की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में ताबीजों का पाया जाना, अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों का मिलना और लेखन कला के प्रचलन में अनुमान लगाया जाता है कि सुमेर की तरह सिंधु सभ्यता भी शक्तिशाली शिक्षित पुरोहितों का वर्ग था, जिसका प्रभाव धर्म के अलावा समाज के अन्य क्षेत्रों में भी था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि भी दी जाती थी। ऐसे कुछ मुहर मिले हैं जिनसे पशु बलि की प्रथा के प्रचलन का संकेत मिलता है। हड़प्पा में बैल, भेड़ आदि पशुओं को हड्डियों का ढेर मिला है, जो सामूहिक पशु बलि दिए जाने का घोतक लगता है। कालीबंगन में भी पशु बलि के साक्ष्य मिले हैं। पूजा में जल और अग्नि का महत्व था। अनेक मोहरों पर नृत्य की मुद्रा में अंकितों यह संकेत देती है कि धार्मिक अवसरों पर नृत्य गान का आयोजन किया जाता था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के निवासी बहुदेववादी थे और उनके बीच अनेक प्रकार के धार्मिक विश्वास एवं पूजा विधियां जो थी वो प्रचलित थी। ठीक है। विज्ञान एवं तकनीक की प्रगति, सिंधु सभ्यता के निवासियों ने विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। उन्हें रसायन विद्या, धातु, औषधि तथा शल्य क्रिया का ज्ञान था। वे तांबे और टीन को मिलाकर कांसा तैयार करते थे। उन्हें धातु गलाने की कला और रंगों के प्रयोग की जानकारी थी। मिट्टी के बर्तनों को एक निश्चित ताप पर ही पकाया जाता था। सिंधु घाटी के निवासियों ने माप तौल की एक प्रमाणिक पद्धति का विकास किया था। संभवतः उन्हें दशमलव प्रणाली का ज्ञान था। इसमें अंक गणित और रेखा गणित के विकास का अनुमान लगाया जा सकता था। खगोल और ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में भी उन्होंने प्रगति की थी। ग्रहों और नक्षत्रों की गति का ज्ञान उन्हें था। इंसों से बाढ़ से अपनी रक्षा करने के लिए तथा सुगमतापूर्वक कृषि कार्य का संपादन करते थे। उन्होंने अनेक रोगों की पहचान कर ली थी और रोगों से छुटकारा पाने के लिए वे औषधि का भी निर्माण करते थे। मोहनजोदाड़ो से शिलाजित से व्यवहार से पता चलता है कि समुद्र फिन और हरिण के सिंह के चूर्ण का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता था। सिंधु घाटी के निवासी शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान रखते थे। कालीबंगा और लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। कला और स्थापत्य की प्रगति, सिंधु सभ्यता के संबंध स्थलों की खुदाई से प्राप्त अवशेष, मकानों के अवशेष, मूर्तियां, बर्तन, कलश, मुहरे, आभूषण इत्यादि तत्कालीन स्थापत्य, मूर्ति निर्माण कला, चित्रकला, संगीत कला प्रगति पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी के निवासी एक निश्चित योजना के अनुसार नगरों का निर्माण करते थे। दुर्गों के निर्माण, सड़कों का निर्माण तथा रक्षा दीवारी का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। भवन निर्माण, सिंधु सभ्यता के निवासी भवन निर्माण कला में दक्षता प्राप्त कर चुके थे। मकानों के निर्माण में उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया जाता था। मकानों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया जाता था। मकानों में दरवाजे, खिड़कियां, रसोई घर, शौचालय, स्नानघर, कुआं आदि की व्यवस्था रहती थी। सीढ़ियों से युक्त 2 मंजिले मकानों का निर्माण उस युग के लिए आश्चर्यजनक वस्तु था। सार्वजनिक भवनों का भी निर्माण किया जाता था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में ध्यान नगर और स्नान नगर का निर्माण किया जाता था। सिंधु घाटी के निवासी प्लास्टर करने की कला में भी परिचित थे। हड़प्पा युग में मूर्ति कला का भी विकास हुआ था। पत्थर, कांसे, मिट्टी तथा स्लेटी पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थी। सजीवता, आकर्षण से दृढ़ता और स्वाभाविक मुद्रा मूर्तियों के प्रधान गुण है। कांसे की बनी हुई एक नर्तक मूर्ति अपनी सजीवता और भाग भंगिमा की दृष्टि से अद्वितीय है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त ध्यानस्थ योगी की मूर्ति भी मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना है। शीशे की तस्करी और सीप का बना
हुआ मानव सिर भी महत्वपूर्ण है। तांबे के कलश में रखी हुई पीतल और बकरी का खिलौना दर्शनीय है। सोने, चांदी, मिट्टी, पत्थर, हाथी दांत और घोंगे की गुड़िया बनाई जाती थी। सिंधु सभ्यता के कलाकार पत्थर के काटने तथा तराशने के निपुण थे। मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा से पत्थर की मूर्तियां मिली है। पाषाण निर्मित पशुओं में एक बैल उल्लेखनीय है। मिट्टी की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली है। वे मूर्तियां पक्षी, गाय, बैल, भेड़, बकरे, कुत्ते तथा बंदरों की है। पुरुषों और स्त्रियों की मूर्तियां भी मिली है। नर्तकाइयों, देवदासियों तथा उपासिकाओं की मृण मूर्तियां मिली है। मिट्टी के बने अनेक पशुओं की आकृतियां मिली है। मुहर निर्माण कला, मुहर बड़ी कुशलता से बनाई जाती थी। वास्तविकता तो यह है कि सिंधु सभ्यता के कलाकारों का सबसे अधिक सफलता मुहरों की ढलान और उन पर आकृतियां अंकित करने में मिली है। उत्खनन से बड़ी संख्या में मुहरें मिली है। ये मुहरें पत्थरों, धातुओं तथा हाथी दांत और मिट्टी की बनी हुई है। अब तक लगभग 2000 मुहरें मिली हैं। इन मुहरों पर बैल, हाथी, बाघ, गेंडा, बारहसिंगा आदि पशुओं के चित्र अंकित है। नृत्य एवं संगीत कला, सिंधु प्रदेश के निवासी नृत्य एवं संगीत के भी प्रेमी थे। धातु की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति इस बात की परिचायक है कि नृत्य कला की इस काल में विशेष उन्नति हुई थी। कई तरह के वाद्य मंत्र भी मिले हैं। एक मुहर का ढोलक का सुंदर चित्र मिला है। मोहनजोदाड़ो की कांस्य नर्तकी और स्लेटी पत्थर के नृत्य मृदा में मूर्ति उल्लेखनीय है। चित्रकला की भी खूब प्रगति हुई थी। मुहरों की चित्रकारी अत्यंत सजीव है। मिट्टी के बर्तनों पर पशु पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। सिंधु प्रदेश के निवासियों को लाल, पीले तथा हरे रंग का विज्ञान था। मुहरों पर साढ़ों तथा भैंसों के चित्र अंकित किए जाते थे। उनकी चित्रकला सजीवता एवं सौंदर्य के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेखन कला, सिंधु प्रदेश के निवासियों ने लेखन कला का भी विकास किया था। उनकी लिपि चित्रात्मक थी, जिसमें कि प्रत्येक चित्र संकेत किसी ध्वनि, वस्तु अथवा विचार का द्योतक था। विद्वानों का मत है कि साधारणतः किसी लिपि की लिखावट दाहिने से बाएं की ओर होती है। कुछ विद्वानों का मत है कि वह वही लिपि है जिसका प्रयोग मिस्र, मेसोपोटामिया आदि की पश्चिम सभ्यता के देशों में होता था। लेकिन यह सर्वमान्य नहीं है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु प्रदेश की लिपि है और पश्चिमी एशिया की लिपियों में इसका किसी प्रकार का संबंध नहीं था। पात्र निर्माण कला, सिंधु सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। मिट्टी तथा पत्थर के कटोरे, कटोरिया, कलश, भांड, सुराही या विभिन्न प्रकार के आकार तथा डिजाइन और आकृतियां वहाँ पे मौजूद थे, बनाए जाते थे। ताम्रपत्र निर्माण कला, उत्खनन से आयतकार एवं वर्गकार ताम्रपत्र मिले हैं। इन ताम्रपत्र पर एक ओर मनुष्य तथा पशुओं के चित्र अंकित होते थे तो दूसरे ओर लेख लिखे होते थे। कताई एवं रंगाई की कला, सिंधु प्रदेश के निवासी सूत काटने तथा वस्त्र बुनने की कला से पूर्णतः परिचित थे। खुदाई से बड़ी संख्या में तकुए और तकुए की मेखलाएं मिली हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा के घर घर तक सूत काटने की प्रथा प्रचलित थी। सूती तथा रेशमी दोनों तरह के वस्त्र तैयार होते थे। वहाँ के निवासी रंगाई की कला में निपुणता प्राप्त कर चुके थे। रंग साजी की बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। पत्थरों पर लेप लगाकर रंगा जाता था। उन पर चित्र एवं पीपल, नीम, मोर, मछली की आकृतियां भी बनाई जाती थी। धातु कला, सिंधु सभ्यता के कलाकार धातु की सुंदर मूर्तियां बनाते थे। सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि धातुओं का प्रयोग कलात्मक वस्तुओं के निर्माण एवं आभूषण बनाने में काम होता था। मोहनजोदाड़ो से तांबे का बना हुआ एक कुबड़दार बैल मिला है। एक पीतल का बैल भी मिला है। एक तांबे के कलश में रखा हुआ सुंदर बकरी का खिलौना भी प्राप्त हुआ है। सुदड़ों से एक पीतल की बतख निकली है। कांसे की नर्तकी सिंधुवासियों की मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना है। सोना चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। इन आभूषणों में कंठहार, कड़ा, भूजबंद, अंगूठियां प्रमुख है। सोना चांदी से गुड़िया भी बनाई जाती थी। मिट्टी, पत्थर, हाथी दांत, घोंगे के आभूषण, गुड़िया, बहुत सारी चीजें मिली है। अब यहाँ का विनाश का कारण समझेंगे और जल्दी हम लोग का खत्म होने वाले। चलिए, सिंधु सभ्यता की देन क्या थी? तो सिंधु सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पहले नष्ट हो गई थी। सभ्यता तो समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय समाज और संस्कृति पर अमीर छाप छोड़ गई। आर्य सभ्यता और हिंदू सभ्यता इससे काफी प्रभावित हुई। हमारे समाज तथा आर्थिक जीवन पर इस सभ्यता का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। आज भी कुम्हार उसी तरह के चाक पर बर्तन बनाते हैं, पुरुष उसी ढंग की पोशाक पहनते हैं और इसिया उसी तरह के गहने का व्यवहार करती है। उस समय के मनोविद साधन आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। पासा और शतरंज आज भी लोग खेलते हैं। बच्चों के मनोविद की तरह तरह के खिलौने बनाए जाते हैं। श्रृंगार प्रसाधन की अनेक सामग्रियां जैसे काजल, उपटन आज भी नारियों के लोकप्रिय हैं, लेकिन धर्म पर उनका प्रभाव अत्यधिक था। जल, वृक्ष, मात्रा देवी, शिव, पशुपति, नाग, लिंग, योनि, शक्ति की पूजा और उपासना का प्रारंभ सिंधु प्रदेश में हुआ और उसका प्रभाव हम आज भी भारत के धार्मिक जीवन पर देखते हैं। योग्य अभ्यास, जादू टोना आदि प्रथाओं को हिंदू ने संभवतः हड़प्पा वासियों से ही अपनाया होगा। आज भी हमारे समाज में पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, नाग तथा नदी की पूजा होती है। अभी भी हिंदुओं के बीच
प्रचलित है। पशुओं में सांड, गाय, बंदर की पूजा की जाती है। कुछ मोहरों पर स्वास्तिक और चक्र के चित्र मिले हैं। ये दोनों सूर्य के प्रतीक है। आज भी हम सूर्य और अग्नि की पूजा करते हैं। सिंधु सभ्यता की कुछ मृदाओं पर ध्वज बना है। परवर्ती काल में देवताओं के लिए ध्वज का निर्माण की परंपरा काफी लोकप्रिय है। परवर्ती भारतीय कला भी सिंधु सभ्यता की ऋणी है। भारत में मूर्ति कला का शिलान्यास सर्वप्रथम यही हुआ। श्री दीक्षित का मत है कि योगी मूर्ति भारतीय मूर्ति कला का सर्वप्रथम उदाहरण है। वहाँ लाल पॉलिश पर काले रंग का जो चित्रण हुआ है, वैसी शैली विश्व के किसी अन्य देश को ज्ञात नहीं थी। अब सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण देखते हैं। 1750 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु सभ्यता का पतन आरंभ हो चुका था। इस सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नष्ट हो चुके थे। कुछ अन्य स्थलों का विनाश बाद में हुआ। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया जाता है। विविधनात्मक विक्षोभ। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु और रावी नदियों की धाराओं में भयानक परिवर्तन के कारण आसपास के क्षेत्र सूखाग्रस्त हो गए और M.R. साहिनी, राइकस तथा कुछ विद्वानों का मत है कि वैश्विक हलचलों के कारण समुद्र का स्तर काफी ऊंचा उठ गया और संपूर्ण सिंधु प्रदेश जलमग्न हो गया। इस कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। भूकंप या बाढ़। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूकंप या बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता के केंद्र नष्ट हो गए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे, इसलिए बाढ़ से उनके जो थे भीषण बाढ़ के प्रकोप का शिकार हुआ और नष्ट होने की संभावना को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वो बाढ़ आने के कारण नष्ट। खुदाई से पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो अनेक बार भीषण बाढ़ के प्रकोप का शिकार हुआ था। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में बाढ़ द्वारा लाई गई बुलई मिट्टी की परतें मिली है। लोथल, चंदूड़ो आदि स्थलों पर बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। संभवतः बाढ़ के कारण ही इस सभ्यता का विनाश हुआ। अग्निकांड। भीषण अग्निकांड को भी सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण बताया जाता है। यद्यपि अग्निकांड के रहस्य के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से कहना कठिन है। संभवतः व्यक्ति की जाती है या तो लापरवाही के कारण सिंधु सभ्यता की बस्तियां जल गई या आक्रमणकारियों ने बस्ती को जला डाला। सिंधु प्रदेश के निवासी भवनों के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग बड़े पैमाने पर करते थे। उत्तरी बलूचिस्तान के अनेक स्थानों राड़ा, गुंडई, बटरकोट में जली हुई चीजों की मोटी तहें मिली है। इस तरह यह अनुमान लगाया जाता है कि भीषण अग्निकांड में पूरी आबादी बर्बाद हो गई। महामारी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मलेरिया, प्लेग कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव सभ्यता की प्रगति पर पड़ा और धीरे धीरे सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन महामारी का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए इसे मानना उचित प्रतीत नहीं होता। कुछ इतिहासकार का मत है कि जलवायु में परिवर्तन तथा अनावृष्टि के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। सिंधु घाटी के निवासियों द्वारा अत्यधिक मात्रा में लकड़ी के प्रयोग किए जाने के कारण जंगलों का सफाया हो गया और जंगलों के कट जाने के कारण वर्षा में कमी हुई और भूमि की उर्वरता धीरे धीरे कम हो गई। फलस्वरूप नगर के निवासी जलवायु में परिवर्तन के कारण नगरों को छोड़कर रेनेन चले गए। यह तर्क भी दिया जाता है कि पड़ोस के फैलते रेगिस्तान के कारण मिट्टी की लवणता में वृद्धि हो गई, इस कारण उर्वरता घट गई थी। और फिर माना जाता है कि बाह्य आक्रमण। कुछ इतिहासकारों का मत है कि विदेशी एवं बर्बर जातियों ने लगातार आक्रमण से सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। उनका मत है कि विदेशी आक्रमणकारी आर्य थे। यह मत दो बातों पर आधारित है। पहला, मोहनजोदाड़ो में कंकालों का ढेर मिलना और दूसरा, आर्यों के देवता इंद्र का पुरंदर कहा जाना। मोहनजोदाड़ो के अस्थि पंजरों के ढेर मिले हैं, इनमें कुछ स्त्रियों और बच्चों के भी कंकाल है। इससे बर्बर आक्रमण एवं सामूहिक हत्याकांड का अनुमान लगाया जाता है। नर कंकालों पर किसी तेज हथियार के घाव का निशान है, जिससे बाह्य आक्रमण की धारणा की पुष्टि होती है। ये नर कंकाल गहने भी पहने हुए थे। कुछ नर कंकाल सीढ़ियों पर पड़े मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी आकस्मिक घटना से वहां के निवासी भागने पर मजबूर हो गए थे, जिसमें से बहुतों की हत्या कर दी गई। वहां के निवासी न तो शव का विसर्जन कर सके और न ही गहनों को उतार सके। इससे प्रमाणित होता है कि सिंधु प्रदेश पर बाह्य आक्रमण हुए थे। इन बर्बर आक्रमणों को कुछ विद्वानों ने आर्य माना है, तो उनका तर्क है कि आर्यों के देवता इंद्र पुरंदर दुर्गों का नाश करने वाला कहलाता था। उसेन देवी दिवोदास के लिए 90 दुर्गों का विनाश किया। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा इतिहास अनेक स्थानों पर दुर्गों का निर्माण किया था, विनाश किया। सिंधु सभ्यता के निवासी हड़प्पा, कालीबंगा अनेक स्थल पर दुर्गों का निर्माण किया था। पुनः ऋग्वेद में वर्णित हरियोपियों की समानता हड़प्पा से स्थापित की जाती है, जिसे वैदिक आर्यों के विभाजित स्थानों में सम्मिलित किया गया था। अतएव यह तर्क दिया जाता है कि आर्यों ने हड़प्पा संस्कृति के केंद्र पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर डाला। यह निश्चित करना कठिन है कि आक्रमणकारी आर्य थे या किसी बर्बर जाति के लोगों के सिंधु प्रदेश पर आक्रमण किया था। हड़प्पा संस्कृति की उत्तर अवस्थाओं में बाह्य उत्पत्ति के जो औजार और बर्तन मिले हैं, उन्हें प्रमाणित होता है कि सिंधु नदी के घाट में नए लोगों का आना प्रारंभ हो चुका था। मोहनजोदाड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और हिंसा के लिए कुछ चिन्ह रखने को मिलते हैं। कुछ स्थानों पर आभूषण गाड़ दिए गए और एक स्थान पर कई खोपड़ियों को एक साथ डाल दिया गया। नई किस्म की कुल्हाड़ियां भी देखने को मिलती है। मोहनजोदाड़ो के ऊपरी स्तरों में कटारे और मध्य सिराओं की पतली नोक वाले छुरे प्रकट होते हैं। इन हथियारों
इन हथियारों में विदेशी प्रभाव स्पष्ट झलकता है। हड़प्पा के परवर्ती कब्रिस्तानों से नए किस्म के क्या होते हैं कि हम लोगों को मृदभांड मिलते हैं जो नए लोगों के आगमन के सूचक है। बलूचिस्तान में कुछ स्थानों में जो कि पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थलों पर चित्रित मिलते हैं वैदिक काल के लोगों को सम्मान किया जाता है। ये सभी बातें उन बर्बर और शाही लोगों के कारण हो सकती है जो संभवतः ईरान और पहाड़ियों के रास्ते सिंधु प्रदेश में आए थे, लेकिन वे इतनी संख्या में नहीं आए थे कि हड़प्पा संस्कृति के नगरों को एकदम कुचल डालते। यद्यपि ऋक वैदिक आर्य अधिकतर सप्त सिंधु के क्षेत्र में बस गए थे। यद्यपि हमारे पास इन बातों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि हड़प्पा वासियों और आर्य के बीच के कोई कड़ा संघर्ष हुआ। आर्थिक कारण, कुछ विद्वानों ने आर्थिक स्थिरता सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बतलाया है। सिंधु प्रदेश के निवासियों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, मिस्र और आदि देशों से था। इन देशों की राजनीतिक स्थिति अस्थिर थी और राजनीतिक अस्थिरता के घातक प्रभाव वाणिज्य, व्यवसाय, व्यापार और व्यापार सिंधु प्रदेश के निवासियों के आर्थिक जीवन का आधार था और इससे स्पष्ट होता है कि सभ्यता का आधार ही नष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि, प्राकृतिक साधनों की कमी और भूमि की उर्वर शक्ति की कमी ने सिंधु सभ्यता के आधार को ही कमजोर बना दिया। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के अंत होने के अनेक कारण थे। हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपको पूछना होगा पूछ लीजिएगा। ये जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा उसमें सारे क्वेश्चन का आंसर है। ये 10 से 12 क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए। और फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक लिटरेचर क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी के निवासियों का सामाजिक जीवन का वर्णन करिए, नगर निर्माण के बारे में बताइए, उनकी प्रमुख विशेषता क्या थी, उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में बताइए, धार्मिक जीवन के बारे में, निवासियों के सामाजिक और जीवन, नगर योजना कैसी थी, उनके उपलब्धियों का वर्णन करिए, आर्थिक धार्मिक जीवन, उनकी विशेषता बताइए और दोनों सभ्यता की देन के बारे में बताइए और सिंधु सभ्यता के अंत के कारण क्या है। जो हमने पढ़ा है सब चीज़ पूछा गया इसमें। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग द वैदिक सिविलाइजेशन। थैंक यू सो मच।